ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये टॉपिक का नाम है। देखो ये होता क्या है, ध्यान सुनना आप इस चीज को, ठीक है। ये देखिए क्या ये आपका दिल है भैया, दिल है ना, ध्यान से देखना आप इस चीज को। यहाँ देखिए भाई, ये दिल है और यहां से राइट एरोटा, ठीक है ना भाई। ये आपका एरोटा है, इस एरोटा से कुछ निकल रही है ऐसे करके, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसको मैं इसका नाम दे रहा हूँ मैं रीनल आर्टरी। तो बताओ ये ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, बताओ कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, ये लेके जाएगी ब्लड को कहाँ पे, कोई बोल ही नहीं रहा भाई। एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है भाई। इसको ऊपर बनाना चाहिए था यार, है ना, चलो कोई ना यार, समझ लो आप तो। एफरेंट आर्ट्रियोल और यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती है, राइट, इसका नाम है इफरेंट आर्ट्रियोल। अच्छा ये देखो रेनल आर्टरी है, आर्टरी के अंदर देखो जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है बताना, आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड जो होती है ना, ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है उनके ऊपर जो प्रेशर लगाती है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो प्रेशर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है बताओ, 120/80, ये तो होता है, अरे ये तो होता है, ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है 120/80। और ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, ये जो होता है ना ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और ये जो आप लिख रहे हो ना 80, ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर इस रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल आर्टरी जो है ना हमारी, रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, 120 से 80। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये 120 है ना ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 है ना ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अच्छा अब आप एक चीज़ देखिए, ये रीनल आर्टरी से जब ब्लड इधर की तरफ जाता है ना, तो जब ये रीनल आर्टरी से दूर की तरफ जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल में, तो यहाँ पर आते जाते ये जो ब्लड का प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 60 mmHg, कितना हो जाता है 60 mmHg। याद रहेगा आपको ये कि देखो रीनल आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कितना होता है, या आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर कितना होता है 120 से 80 mmHg। 120 क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 क्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन जब अपन इधर की तरफ चलते हैं, इस रीनल आर्टरी से दूर चलते हैं हम, तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कितना होता है बताओ, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर होता है सर कितना 60 mmHg। अब आगे देखिए कहानी को, अब देखिए ब्लड का प्रेशर आपको पता लग गया, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर ये जो हमारी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे प्रोटीन होंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये प्रोटीन क्या करते हैं, अपने चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करवा के रखते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करवा के रखते हैं बताओ, ये बाइंड करवा के रखते हैं, बाइंड वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ बाइंड करवाते हैं, जिससे कि ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव नहीं कर पाता बताओ, ये हमारे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर मूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता पता लग रहा है आपको, ये जो हमारी कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। सीधी सी बात है, ब्लड है, प्लाज्मा है, प्रोटीन मिलेंगे 100%, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन क्या करते हैं, एक ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। मतलब ये प्रोटीन क्या करते हैं, अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, बाइंड करवा लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि भैया हम आपको
यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं होने देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को क्या नहीं होने देंगे, फिल्ट्रेट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट ना हो, नीचे की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ना आए, इसके लिए क्या करते हैं ये ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाते हैं, उसका नाम होता है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लगाते हैं ये ऊपर की तरफ प्रेशर, उसका नाम क्या होता है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर लगाते हैं और इस प्रेशर का मान पता है कितना होता है, इसका वैल्यू बच्चों इस प्रेशर की वैल्यू होती है 28 mmHg। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 28 mmHg, राइट। ये 28 mmHg जो प्रेशर की वैल्यू होती है ना, ये यहाँ पे होती है, इस जगह पे कितनी होती है, 28 mmHg। किसकी प्रेशर, किसकी वैल्यू, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। इसको यहाँ से साफ कर दो। लेकिन जब ये ब्लड इधर की तरफ जाता है, मतलब इस कैपिलरी को क्रॉस कर जाता है और यहाँ आ जाता है, तो इस ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है ना, वो 28 से चेंज होकर कितनी हो जाती है, 36 mmHg। कितनी हो जाती है, 36 mmHg। क्यों हो जाती है, सीधी सी बात है, इधर से फिल्ट्रेट हो गया ना यार, अरे यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू चेंज होगी कुछ ना कुछ तो, राइट। तो सीधी सी बात है, पहले वैल्यू कितनी थी 28 mmHg, फिर कितनी हो गई 36 mmHg। फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर कितना होता है यहाँ पे 60 mmHg, और ये ब्लड प्रेशर जो होता है, ये ब्लड का प्रेशर होता है। ये ब्लड क्या करता है, ब्लड का प्रेशर होता है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स की वॉल जो होती है, इन वॉल के ऊपर प्रेशर होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, उस फिल्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर लगाता है कि भैया आप यहाँ से यहाँ पे चले जाओ। फिर से कह रहा हूँ आपको, जो ब्लड प्रेशर होता है 60 mmHg, ये क्या चाहता है कि यहाँ पे जो प्लाज्मा के अंदर जो फिल्ट्रेशन पड़ा हुआ है, इस फिल्ट्रेशन को मैं कहाँ से कहाँ फेंक दूँ, यहाँ से इस बोमेन कैप्सूल में फेंक दूँ। तो ये ब्लड प्रेशर तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की तरफ, फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में। लेकिन हमारा जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 28 mmHg, जो ये प्रोटीन अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करवा के रखती है, ये कभी नहीं चाहती कि मैं वाटर को नीचे जाने दूँ, इसलिए ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है और इस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है। तो हम जब ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो 28 + 36/2 करते हैं, और ये आती है हमारे पास में 32 mmHg। क्या आती वैल्यू, ये 32 mmHg। तो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, 32 mmHg, राइट। ये आपको पता लग गया। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन, फिल्ट्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। फिल्ट्रेशन को क्या करता है ये बताओ, फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, सपोर्ट नहीं करता, फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। जबकि हमारा ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटीन होगी ना, वो सारे के सारे वाटर को बाइंड नहीं करवा सकती, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो लिमिटेड होगी। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा प्रोटीन पड़ा हुआ है, प्रोटीन की जो मात्रा है वो लिमिटेड है, तो वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं करवा सकती। तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में भी होगा, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्री फॉर्म में, और ये इजीली यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना, तो भाई ध्यान से सुनना, यहाँ नीचे से एक प्रेशर लगेगा, यहाँ नीचे जो पहले से पानी होगा ना, पहले से यहाँ पे जो पानी होगा, पहले से यहाँ पे जो पानी होगा, पहले से यहाँ पे जो वाटर होगा, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। वो चाहेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे ना आए, वो ये चाहेगा कि यहाँ पर मैं पहले से हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप नीचे मत आओ, मैं पहले से हूँ। तो ये नीचे से प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ कि दोबारा आप ऊपर जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। और इस प्रेशर का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसका वैल्यू होता है 10 mmHg। तो आप ये याद रखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो फिल्ट्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वो फिल्ट्रेशन का क्या करता है, फिल्ट्रेशन का अपोज करता है। किसके फिल्ट्रेशन का, वाटर मॉलिक्यूल के फिल्ट्रेशन का अपोज करता है। कौन करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, इसके अलावा और कौन अपोज करता है, आपका ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपोज करता है। ये भी क्या चाहता है कि वाटर मॉलिक्यूल को नीचे ना जाने दूँ, उसको मैं ऊपर रखूँ, ठीक है, अपने साथ बाइंड करवा के रखूँ ना। भाई ये दो बातें पता लग गई। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो होता है ये फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है कि अपोज करता है, ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ जाए, तो ये फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है कि आप नीचे की तरफ जाओ। अच्छा, एक और फोर्स होता है, उसके बारे में भी जान लो आप लोग। ये आपका जो बोमेन कैप्सूल है ना, बोमेन कैप्सूल, ये आपका जो बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल भी क्या करता है, ध्यान सुनना, ये बोमेन कैप्सूल भी आपका क्या करता है प्यारे बच्चों, ये बोमेन कैप्सूल भी आपका प्रेशर लगाता है नीचे की तरफ। ये प्रेशर क्यों लगाता है, ध्यान सुनना।
ये प्रेशर इसलिए लगाता है क्योंकि देखो ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होती है, आपने सुना होगा प्रोटीन का कभी भी फिल्ट्रेशन नहीं होता, कभी भी प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, कभी भी प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं होगी, कभी भी हमारी ये प्रोटीन है ये फिल्ट्रेट नहीं होगी। इसका रीज़न मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल जो होता है ये नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाता है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाता है, उसका नाम होता है बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम होता है? बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किधर की तरफ लगता है? ये फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में लगता है। और ये क्यों लगता है? ताकि फिल्ट्रेशन के साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी आ सके। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ये बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ये नीचे की तरफ लगता है, फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में लगता है। और क्यों लगता है? ताकि यहाँ फिल्ट्रेशन में जो प्रोटीन है, यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं उनको नीचे की तरफ लाया जा सके। लेकिन बच्चों एक आपको बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूँ कि ये जो बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू होता है, इसका मान जो होता है वो 0 mmHg होता है। कितना होता है? 0 mmHg। अब आप कहोगे सर इसका मान 0 mmHg क्यों होता है? इसका मान 0 mmHg इसलिए होता है बच्चों क्योंकि कभी भी फिल्ट्रेशन के अंदर प्रोटीन नहीं आता है, कभी भी फिल्ट्रेशन में प्रोटीन नहीं आता है। यहाँ पर इस बोमेन कैप्सूल में आपको कभी भी प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसलिए इस बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होता है? 0 होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 4 फोर्स पढ़ लिए, 4 चीज़ें पढ़ ली। एक तो है ब्लड प्रेशर, एक हमने पढ़ लिया ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, एक हमने पढ़ लिया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक हमने पढ़ लिया बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। अगर आपको ये 4 चीज़ें क्लियर है ना भाई, तो फिर आपका ये टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है। कुछ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में लगता है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है फिल्ट्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ब्लड बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में लगता है। और ये प्रेशर इसका मान 0 होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फिल्ट्रेशन में बोमेन कैप्सूल में प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है। बोमेन कैप्सूल में कभी भी प्रोटीन नहीं होगी, इसलिए इस बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर मान लो यहाँ पे प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन, तब तो इस बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कुछ ना कुछ होता। लेकिन कभी फिल्ट्रेशन में प्रोटीन आती ही नहीं, यहाँ पे कभी भी प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होता है? 0 होता है। रीजन याद रखना क्यों 0 होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन कौन तो है जो सपोर्ट कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को, और कौन है जो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है? कौन है जो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है और कौन है जो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है? तो आप बताइए। देखो सपोर्ट तो कौन कर रहा है? आपका बीपी, ये आपका सपोर्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन को। इसके अलावा आपका बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी सपोर्ट कर रहा है। अपोज कौन कौन कर रहा है? आपका ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, और कौन कर रहा है बताओ अपोज? दूसरा कर रहा है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर मुझे निकालना हो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर मुझे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ? सपोज को जोड़ दो, उसमें से अपोज को माइनस कर दो। देखो ऐसे, सपोज को जोड़ दिया, बीपी मैंने जोड़ा और इसमें मैंने जोड़ दिया BCOP, माइनस क्या करूंगा बताओ? BOP प्लस HSP, राइट है? BOP प्लस HSP। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको, BOP प्लस HSP। तो आओ करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते हैं। बीपी कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है बीपी का? 60 mmHg, 60। अच्छा, ब्लड बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? 0। और बताओ इसका वैल्यू कितना होता है? ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका वैल्यू कितना होता है बताइए? आप कहोगे सर इसका वैल्यू देखो होगा हमारे पास 28, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 10 HSP का वैल्यू। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, 60 में से माइनस कर दो, कितना? ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 38 हो गया ना ये, ठीक है। तो 60 में से 38 आएंगे तो कितने आएंगे बताओ? इधर तो कितना 2, इधर कितना 6 में से 5 में से 3 गए तो 2, राइट है। 52। लेकिन यार 52 तो आता ही नहीं है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया? 52 mmHg, जो कि गलत है। अब किसी ने कहा भाई गलत क्यों है ये, तो हम दोबारा चेक करते हैं। आओ, हमने यहाँ पे देखो 60 रखा, सही है। हमने यहाँ पे 0 रखा, सही है।
हमने यहाँ पे 28 रखा। अरे 28 क्यों रखा भैया, 28 क्यों रखा आपने? 28 तो रखना ही नहीं था। कितना रखना था? 32 रखना था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितना रखना था? 32। देखो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना रखना था? 32। रीज़न पता है आपको क्यों रखना था? ये लो जी, जोड़ दो 32 इसमें। तो अब इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा ये? देखो 32 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। 2 तो ऐसे कैसे, और 42। ठीक है, आ जाओ। अब 60 में से 42 माइनस करो। अपने गणित वाले बच्चे नहीं है भैया, सब कुछ करना पड़ता है। इधर कितना होगा बताओ? अरे भैया एक इधर आया 8, और इधर 5 में से 1 गए तो 5 में 4 गए तो 1। अरे भैया अब आ गया सही। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान कितना होता है? 18 mmHg। तो अब बिल्कुल सही आ गया। तो आपको एक बात पता लगी कि ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मान होता है वो हम कितना लेके चलते हैं? 32 mmHg। क्यों लेके चलते हैं पता लग गया? क्योंकि यहाँ पर ब्लड ऑस्मोटिक, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का, सॉरी, यहाँ पर जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होता है वो 28 होता है, और यहाँ पर ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू 36 होता है। तो हमें एवरेज लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ फॉर्मूले के अंदर हमें एवरेज रखना पड़ेगा। मैंने आपको जानबूझ के गलत करवाया ताकि आप गलती ना करो। ये क्या है? बिल्कुल सही है, 52 गलत हो जाएगा, राइट। तो 18 mmHg क्या होगा? हमारा आंसर होगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम। इसको याद रखना, बीओपी का मान कितना रखना है? 32। क्यों रखना है पता है आपको? और इसका वैल्यू कितना होता है? बोमेन कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर का 0। क्यों होता है? क्योंकि फिल्ट्रेशन में कभी भी प्रोटीन नहीं आएगा। बोमेन कैप्सूल में प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन में कभी प्रोटीन आया ही नहीं जिंदगी में। क्यों नहीं आया? उसका रीज़न भी आपको मैंने बता दिया। नेगेटिव चार्ज, बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, सिंपल स्क्यूमस मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, पोडोसाइट में नेगेटिव चार्ज, और आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन में नेगेटिव चार्ज। रिपेल करेगा, आ ही नहीं सकता। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। री एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। री एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। ठीक है, री एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। तो गाइस पीसीटी के अंदर 80% री एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम जो री एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी में ऐसा होता क्या है? पीसीटी में ऐसा होता क्या है कि सबसे ज़्यादा री एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, देखो एक चीज़ लिख लो आप, है ना। पीसीटी जो होता है ना, पीसीटी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। पहली बात तो कितना होता है? 80%। किस किस चीज़ों का होता है? अमाइनो एसिड का 100% एब्जॉर्प्शन होता है, और ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन होता है, और आपका जो आयंस है, आयंस का 80% एब्जॉर्प्शन होता है, और आपका क्या होता है आयन के अलावा? बताओ। ग्लूकोज आयन हो गए, और क्या बच गया? बताओ बताओ बताओ। अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, आयन हो गया, H2O वाटर। इसका भी कितना होता है? 80% एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो ये होता क्यों है? ऐसा क्या होता है? ये हमारी जो पीसीटी है, ये हमने जो पीसीटी बनाई, इस पीसीटी के अंदर ऐसा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो रहा है? तो पीसीटी के अंदर कुछ सेल्स होती है, देखो ऐसी सेल्स होती है, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है पीसीटी के अंदर। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, इनका नाम बताइए। इन कोशिकाओं का नाम कौन बताएगा? जल्दी बताइए इनका नाम। पीसीटी के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, इनका नाम बताइए। राइट,
तो पीसीटी के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी गाइस। ये हमारी पीसीटी है, ये हमारी पीसीटी है, दोनों तरफ मिलेगी ना, नीचे भी मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पीसीटी ये जो कोशिका मिल रही है ना, इसका नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, इसका नाम होता है ये जो सेल है इसका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। देखो ये आपको ब्रश बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये एरिया बढ़ा देता है जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया बढ़ाने में काम आता है जिससे और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये आपकी पीसीटी है, पीसीटी के अंदर ये कौन सी सेल है बताओ, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल। अच्छा, ये जो सेल होती है ना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर सेल, इस सेल के ऊपर इन सब के लिए रिसेप्टर होते हैं, अमाइनो एसिड के लिए होंगे चैनल्स, रिसेप्टर वगैरह इन सब के लिए होते हैं। तो आओ देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये हमारे पास देखो ये पीसीटी थी, ठीक है, ये हमारे पास पीसीटी है। और इधर हमारे पास है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसमें तो डालेगा ही, इसको अलग कलर से बनाते हैं यार ना। ये पीसीटी है और ये हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, क्या चीज़ है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, राइट। और यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर यहाँ पे भी कुछ सेल्स होती है, इस जगह पे सेल्स होती है, यहाँ पे ये सेल्स होती है, यहाँ पे लाइन थोड़ा ना होती है, यहाँ पे सेल्स होती है। अच्छा, इन सेल्स का नाम क्या होता है बताओ, यहाँ पे कुछ सेल्स मिलती है ऐसे ऐसे, बताओ इन सेल्स का नाम क्या होता है, इन सेल्स का नाम क्या होता है बताइए। इनका नाम होता है सिंपल एपिथेलियम सेल्स। क्या नाम होता है इनका, इन सेल्स का नाम होता है सिंपल एपिथेलियम सेल्स। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होती है, इस जगह पे बना रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे जो सेल्स होती है, मैं आपको एक काम करता हूँ ना, एक बड़ी सेल बना देता हूँ, बहुत सारी सेल बनाने से अच्छा है एक ही बड़ी सेल बना देता हूँ, ये लो। और इसके ऊपर क्या होता है, माइक्रोबिलाई, सब जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे रिसेप्टर बताना है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ये रहा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर सेल। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ये हमारी पीसीटी है, क्या ये हमारी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये हमारी क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास H2 भी होगा, और क्या होगा बताओ, किस किस का एब्जॉर्प्शन करती है, आयंस भी होंगे, आयंस में बोले तो Na+ होगा, ठीक है। और क्या होगा बताओ, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन सब का एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो बताओ H2 का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पर कुछ चैनल्स मिलते हैं, यहाँ पर कुछ चैनल्स मिलते हैं H2 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इन चैनल का नाम होता है एक्वापोरिन चैनल। ये चैनल क्या करते हैं, इधर से H2 को पकड़ते हैं और इधर लेके आते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ से H2 को कहाँ फेंक देते हैं बताओ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। किसका रीएब्जॉर्प्शन, H2 को रीएब्जॉर्प्शन। वैसे ही आयंस के लिए भी कुछ चैनल होंगे, अरे होंगे ना, जैसे देखो फॉर एग्जांपल जैसे Na+ है, राइट, तो Na+ के लिए चैनल होते हैं, जैसे यहाँ पे Na+ के लिए चैनल होगा, ये देखो ये Na+ चैनल है। ये क्या करेगा, इधर Na+ को पकड़ेगा, यहाँ लेके आएगा और यहाँ से Na+ को इसमें डाल देगा, राइट। ग्लूकोज के लिए भी चैनल होंगे, उनका नाम क्या होता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इधर से ग्लूकोज को पकड़ेगा, यहाँ लेके आएगा और यहाँ से ग्लूकोज को कहाँ डाल देगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। वैसे अमाइनो एसिड के लिए भी चैनल होते हैं कि नहीं होते भैया, अमाइनो एसिड के लिए चैनल होते हैं कि नहीं होते, होते हैं सर। तो अमाइनो एसिड के लिए जो चैनल होंगे, अमाइनो एसिड के लिए चैनल, लेकिन याद रखना अमाइनो एसिड के लिए जो चैनल होते हैं ना, वो सिंगल अमाइनो एसिड के लिए नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड का ही कोई चैनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
अमाइनो एसिड के लिए जो चैनल होते हैं ना वो सोडियम के साथ मिक्स होते हैं, मतलब ये जो चैनल है ना इसका नाम होता है सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। ये जो ट्रांसपोर्टर है इसका नाम होता है सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। और ये जो क्या करता है, ये देखो क्या करता है, इधर सोडियम पड़ा होगा कहीं पे और इधर अमाइनो एसिड है ही, तो सोडियम देखो सोडियम को क्या करेगा, इधर से इधर फेंकेगा ये, साथ ही अमाइनो एसिड को भी क्या करेगा, इधर से इधर फेंकेगा, और यहाँ से सोडियम को यहाँ भेज देगा और अमाइनो एसिड को भी यहाँ भेज देगा। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पेरी कैपिलरी ट्यूबुल जो होती है ना, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल जो होती है उसके अंदर सबके लिए चैनल होते हैं। देखो एक्वापोरिन चैनल प्रेजेंट है H2O के लिए, आयंस के लिए Na+ चैनल्स है, ग्लूकोज के लिए ग्लूक ट्रांसपोर्टर होता है, और वैसे ही अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर कोई चैनल नहीं होता, अमाइनो एसिड का हमेशा ही ट्रांसपोर्टर मिलेगा। और वो भी कैसा ट्रांसपोर्टर मिलेगा बताओ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जिसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल का एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का तो होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसका तो होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन और इसका क्या होगा बताओ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी दिमाग नहीं लगा ना कुछ भी, बस आप इतना याद रखो, यहाँ पर इस सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर है, को मतलब एक साथ ट्रांसपोर्ट करेगा दोनों को, एक का तो होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू और एक का होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू। यहाँ पर Na+ का जो होता है ना, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर इस अमाइनो एसिड का जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। वैसे देखो ये सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर होता है ना, वैसे ही ग्लूकोज वैसे ही सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर भी होता है। ये पता है क्या करता है, ये यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है और यहाँ पर जो सोडियम होता है, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज को फेंकेगा, सोडियम को फेंकेगा, ये ग्लूकोज आ गया, ये आपका सोडियम आ गया, ये ग्लूकोज अंदर जाएगा, ये आपका सोडियम अंदर जाएगा। ये लॉजिक, ये ग्लूकोज, ये आपका सोडियम, ये आपका सोडियम, ये आपका अमाइनो एसिड, इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, राइट है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी में कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। राइट, बहुत आसान है, याद रहेगा आपको कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। बताओ, इस सेल के पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस सेल के पास में सर एक्वापोरिन चैनल भी मिलेंगे, इस सेल के पास में सर Na+ चैनल भी मिलेंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी होगा सर, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर भी होगा सर, और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर भी होगा। SGCT, GAY, SGCT, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये हमारा हो गया टॉपिक खत्म। बताओ हमारी जो प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल है उसके अंदर कौन सी सेल मिल रही है बताओ। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। और हमारी जो पीसीटी है हमारी जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है पीटीसी जो है, इसमें कौन सी सेल मिलती है बताओ। सिंपल एपिथेलियम सेल्स। आगे चलता हूँ मैं ना कहानी को बढ़ाते हुए। ये तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम क्या पढ़े बताइए। इसके बाद कोई टॉपिक है क्या अच्छा सा। देखो भाई, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। कितने टाइप होते हैं इसके? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये देखिए आप, ये देखिए, ये हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी, इस किडनी के 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स और नीचे वाला पार्ट होता है क्या? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं मेडुला।
और ये क्या होता है, ये जंक्शन होता है, जंक्शन किसका, कॉर्टेक्स और मेडुला का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ बनाते हैं ऐसे करके, ये देखो ये हमारा जंक्शन है, राइट। ये इसको बोल रहा हूँ कॉर्टेक्स, क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, कॉर्टेक्स, इसको बोल रहा हूँ मैं मेडुला, और ये है जंक्शन, कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर अगर कोई ध्यान सुनना, कॉर्टेक्स, देखो कॉर्टेक्स और मेडुला और ये जंक्शन हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है। देखो दो कंडीशन बनाने जा रहा हूँ मैं नेफ्रॉन की, दो कंडीशन आपके सामने बना रहा हूँ, आप देख के बताना कौन सा नेफ्रॉन तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और कौन सा नेफ्रॉन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, क्या चाह रहा है, राइट है, ठीक है भैया, यहाँ तक सही है। ये भी सही है, ये भी सही है भैया, राइट। एक और बना देते हैं हमारा, ठीक है। ये देखिए बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ठीक है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है और ये आपका डीसीटी है। यह वही बोमेन कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, आपका डीसीटी है, ठीक है। देखो ये वाला जो नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, राइट। और ये जो वाला नेफ्रॉन है इसका मैक्सिमम, देखो ये वाला जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे, इसलिए इसका नाम होता है, इस नेफ्रॉन का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ना, 75% हमारे यही नेफ्रॉन मिलते हैं, कौन से वाले, कॉर्टिकल, और 20 से 25% जो मिलते हैं ना वो मिलते हैं हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 75% नेफ्रॉन कौन से मिलते हैं, हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन मिलते हैं। अब आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें देख के बता सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये तो आपको पता ही है ना, इधर से ये भी डालना है क्या, लो डाल दो भाई इसको भी, है ना। देखो देखो ये देखो, ये देखिए बच्चों, ठीक है। ये क्या है बताओ, प्रोक्सिमल सॉरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है ना, ये फीचर होती है किसका, ये हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फीचर होती है। कौन सी कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप,
यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके पास हो गया ये इसके पास चला गया। अब देखिए ये देखिए ये कहाँ तक जाके आ रहा है। तो बच्चों ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, क्या नाम है इसका? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा जो होता है ना, ये फीचर होता है किसका? ये फीचर होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होता है, ये फीचर होता है किसका? कोर्टिकल नेफ्रॉन का। याद रखिए इसको, कुछ भी नहीं है ना बस बना लो इसको आप। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, दो तरह के नेफ्रॉन हमने बना दिए। पोजीशन इनकी आपको पता होनी चाहिए, कौन कहाँ पे होता है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है। और मैं लिखवा दूंगा कौन से नेफ्रॉन की डीसीटी ज़्यादा बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं। यहाँ से देख के बताइए, आप खुद देख के बताइए। बताओ बताओ जो डीसीटी होती है ना, डीसीटी जो होती है, बताइए आप, जो डीसीटी जो होती है, डीसीटी वो कौन से वाले नेफ्रॉन की डीसीटी जो होती है वो ज़्यादा बड़ी है? बताओ, यहाँ पे देख के बताइए। बताइए किस वाले नेफ्रॉन की डीसीटी ज़्यादा बड़ी है? तो यहीं पे लिख देते हैं हम, कहीं पे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? ये छोटी सी बात है, यहाँ लिख लेते हैं, एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं। आपसे पूछ ले डीसीटी किसका बड़ा है, तो देखो यहाँ पे देखिए, बताओ डीसीटी किसका बड़ा है? डीसीटी, ये देखो डीसीटी किसका बड़ा है? कोर्टिकल नेफ्रॉन का डीसीटी क्या होता है? बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डीसीटी किसका? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हेनले का लूप किसका बड़ा है? तो आप कहोगे सर हेनले का लूप है ना कोर्टिकल नेफ्रॉन का छोटा होता है, और जो हेनले का लूप होता है ना हमारे किसका? हेनले का लूप जो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, वो बड़ा होता है। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। 2 पॉइंट हो गए ना। अच्छा मुझे बताओ, जो आपकी पीसीटी जो होती है, पीसीटी वो किसकी बड़ी होती है? बताओ, पीसीटी देख के बताओ। साफ आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो पीसीटी जो होती है सर, पीसीटी जो होती है सर, वो किसकी बड़ी होती है? कोर्टिकल नेफ्रॉन की पीसीटी क्या होती है सर? बड़ी होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के कंपैरिजन में। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, पीसीटी के बाद में बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल बताइए किसका बड़ा होता है? तो यहाँ देख के बताइए, इसका बोमेन कैप्सूल छोटा है, इसका बोमेन कैप्सूल देखो बड़ा है। तो हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका बोमेन कैप्सूल क्या होता है? बड़ा होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन के कंपैरिजन में। ये बातें याद रख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मजाक में मत लेना बच्चों, ये पूछ लेता है कभी बार, है ना? डीसीटी किसकी बड़ी होती है? पीसीटी किसकी बड़ी होती है? हेनले का लूप किसका बड़ा होता है? और बोमेन कैप्सूल किसका बड़ा होता है? ठीक है चलो भाई, टॉपिक क्लियर, कंप्लीट। हाँ, इसी के साथ हम इस पूरे चैप्टर के एक्सक्रीटरी सिस्टम के सबसे लास्ट फाइनल टॉपिक के ऊपर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। थोड़ा हमें रेस्ट चाहिए उसके लिए, तब तक के लिए आप भी बच्चों रेस्ट करिए।